हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स डू समथिंग। आज मैं आप सबके साथ लेकर के आई हूँ यूपी टेट प्राइमरी 2018 का पेपर। आज हम इसका इंग्लिश का पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। इनमें से कौन सा एक प्लूरल फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि डॉग सिंगुलर है, गोट सिंगुलर है, फॉक्स भी सिंगुलर है, जबकि जो माइस है वो प्लूरल है, किसका, रैट का या माउस का। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा इसमें। Our next question is which of the following words is regarded as singular। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा इनमें से सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो जो डॉग्स है, कैट्स है और कार्स है, ये तीनों ही प्लूरल फॉर्म में है, जबकि जो मैथमेटिक्स है वो सिंगुलर होता है। भले इसमें एस लगा हो, लेकिन ये हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन एक्टिव वॉइस। हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो हम देखते हैं, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें सही हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हमें इसमें बताना है कि पैसिव वॉइस में कौन सा है। तो इसमें ही वॉज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा, इसमें ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। Next is this is the man the police was seeking। In the full above sentence what is the status of the two these। जो इस सेंटेंस में 2 बार द लगा हुआ है उसका क्या मतलब है, क्या स्टेटस है। तो हमें पता है कि हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ए तो लगता है किसी कॉन्सोनेंट से पहले, एन लगता है किसी वॉवेल से पहले, और जो द है वो लगता है किसी डेफिनेट चीज से पहले। इसलिए इन दोनों को इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है, उसको डेफिनेट आर्टिकल। तो ये क्या है यहाँ पर, डेफिनेट आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी। These students are most disobedient। In the above sentence point out the gender of the word students। जो ये सेंटेंस दिया हुआ है हमें इसमें जेंडर बताना है स्टूडेंट्स का। तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आ गया, इसमें ये बात नहीं की गई है कि गर्ल्स है या फिर बॉयज है। तो ये कैसा होगा, इसलिए कॉमन जेंडर होगा। जब हम क्लास में बच्चों को बोलते हैं कोई भी बात, तो हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ना कि गर्ल्स या फिर बॉयज करके बोलते हैं। वो किस लिए, क्योंकि वो कॉमन जेंडर हो जाता है, हम सभी बच्चों के लिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उस क्लास में। तो इसलिए क्या होगा, ये कॉमन जेंडर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें बताना है, in the sentence he was going along the road point out the tense। हमें इसमें टेंस बताना है। तो हम देखते हैं he was लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पास्ट है। फिर going मतलब वर्ब के साथ ing लगा हुआ है, तो ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। हम जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या सिखाया जाता है, LSRW। मतलब सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जब छोटा बच्चा होता है तो वो सबसे पहले सिर्फ लिसनिंग करता है, सिर्फ सुनता है। फिर उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद वो रीडिंग स्टार्ट करता है, एंड देन सबसे लास्ट में वो राइटिंग स्टार्ट करता है। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, लिसनिंग। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 लिसनिंग। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। एक लैंग्वेज के क्लासरूम में अगर हम पोएट्री सुना रहे हैं तो उसका क्या पर्पज है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में से, पहला ऑप्शन है टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। अगर हम किसी पोएट्री को रिसाइट करके पढ़ेंगे, गा के पढ़ेंगे मतलब, तो उस समय जो पोएम है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं पता चल जाएगा, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता करने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। देन टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, ये बात सही है, क्योंकि रिसाइट करने से क्या होगा, बच्चे उसमें ज्यादा ध्यान देंगे, उनको मजा आएगा अगर वो रिसाइट करके पढ़ेंगे। जैसे बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाया जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उसमें क्या करते हैं, तो एक सिर्फ लय के साथ पढ़ाया जाता है, ना कि सिर्फ ऐसे ही पढ़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, बच्चों का एंजॉय उस पोएम में बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोएम। अगर हम किसी पोएम को रिसाइट करके पढ़ रहे हैं तो उसमें ओपिनियंस देने वाली कोई बात नहीं होती है, तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज हर वर्क, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी पोएम को यहाँ पर सिर्फ रिसाइट करने की बात की गई है कि अगर रिसाइट करके पढ़ेंगे तो उसका क्या पर्पज होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। हमें इसमें आर्टिकल फिल करना है। यस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने बोला है ए और एन किस तरह से आएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर यूरोपियन है, किसी एक पर्टिकुलर, पहले तो हम देख लेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल तो हमें यूज नहीं करना है। डेफिनेट आर्टिकल जैसे कि मैंने आपको बताया द होता है, तो यहाँ पर यूरोपियन की बात की गई है, किसी एक पर्टिकुलर यूरोपियन की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए या फिर एन। तो हम देखेंगे ए आएगा या फिर एन आएगा। तो इसमें साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की है, यू, दैट इज वाई यहाँ पर ए आ जाएगा। देन राइडिंग ऑन एलिफेंट, तो एलिफेंट में किसकी साउंड आती है, एक वॉवेल की, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ए एन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहे हैं तो अबाउट, ऑफ, टू नहीं यूज करते हैं, हम सिंपली यूज करते हैं प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रीपोजिशन जो है वो यूज नहीं होती है। नेक्स्ट इज करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें यहाँ पर फिल करनी है। अ प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड ऑफ, ये प्रीपोजिशन के साथ जुड़ने के बाद एक्यूज्ड ऑफ क्या हो जाएगा, एक फ्रेज बन जाएगी कि किसी चीज के लिए दोषारोपण करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। अब हमें बताना है इनोसेंट का एंटोनिम। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई कसूर ना हो, बेकसूर। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, गिल्टी, मतलब जिसका कसूर हो, अपराधी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट का हमें सिनोनिम बताना है। तो सिग्निफिकेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा मैग्निफिसेंट, सॉरी इम्पोर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, महत्व। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग अ सफिक्स en। हमें बताना है कि इन चारों में से किसमें अगर हम सफिक्स en लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएगा। बॉक्स में बॉक्सन नहीं होता, बॉक्स के को प्लूरल बनाने के लिए es लगाया जाता है। देन टैक्स के लिए भी es लगाया जाता है, टैक्सेस। देन मैक्स के लिए भी es लगाया जाता है, मैक्सेस। जो ओक्स है उसको प्लूरल बनाने के लिए en लगाया जाता है, ओक्सन। तो ये क्या हो जाता है, ओक्सन, इसका प्लूरल। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस ड्रेस इज, इसमें पोजेशन यूज होगा तो इसमें क्या होगा, योर्स, इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। हमें इसको सेंटेंस को जो हमें दिया हुआ है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम देखते हैं सेंटेंस क्या है, हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो इसको चेंज करेंगे तो हम कैसे हो जाएगा, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है छोटा सा 4-5 लाइनों का, हमें इसको पढ़ करके 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम सबसे पहला इसका क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ते हैं। यस्टरडे 2 brave children of Gangapur were awarded Brave Hearts Award. They have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Harsh, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. तो जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि आपको वो पैराग्राफ समझ भी आ जाए, और जब आप क्वेश्चन करें तो आपको बहुत कम जरूरत पड़े कि आप पैराग्राफ की तरफ दोबारा से देख रहे हैं, मतलब गमक करें, उनको पढ़ें, याद करें, एक तरीके से उनको याद रखें। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है बच जाएगा पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में। इसमें तो 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो काफी सिंपल भी है, बट आप जो और क्वेश्चन आएंगे पैराग्राफ पर बेस्ड, उसमें पैराग्राफ बड़ा भी होता है और उस पर क्वेश्चन भी ज्यादा होता है, 5 या 10। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि आप अच्छे से पढ़े, जब पैराग्राफ पढ़े भले उसमें 1-2 मिनट ज्यादा लगा ले।
तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। हमें बताना है कि जो गंगापुर है इसमें ये किस तरह का नाउन है। ये कैसा है, प्रॉपर नाउन है, किसी एक जगह का बिल्कुल नाम दिया हुआ है। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह का जब नाम दिया होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ब्रेव बताना है ये कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जो ब्रेव है वो एक एडजेक्टिव है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है इसकी क्या विशेषता बता रहा है कि वो ब्रेव हार्ट अवार्ड है। तो ये जो ब्रेव होगा ये क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। अब हमें बताना है कि मटेरियल नाउन क्या है इनमें से। मटेरियल नाउन क्या है इसमें, गोल्ड, क्योंकि जो काउ है, एयर है, क्लास है, वो सब मटेरियल नाउन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हमें इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा इसमें से, कनेक्शन। इसमें क्या दिख रहा है, एक भाव दिख रहा है। नेक्स्ट इज विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। जो एडवर्सिटी है वो किस तरीके का नाउन है। तो एडवर्सिटी का मीनिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, उसका मतलब होता है कठिनाई। तो ये किस तरीके का नाउन होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसमें क्या है, भाव प्रकट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। तो हमें इसमें बताना है कि जो ये सेंटेंस है इसमें हार्ड किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये एक एडवर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। अब हमें इसमें बताना है कि कंजक्शन कौन से सेंटेंस में है। तो कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, जैसे कि बट, एंड, सो, इस तरह के जो शब्द यूज हो जाते हैं सेंटेंस के बीच में। तो इनसे क्या हो जाता है, दो सेंटेंस को हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसमें ऐसा कौन से सेंटेंस में, ऑप्शन नंबर सी में, शी इज पुअर बट शी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज पॉइंट आउट दिस सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हैज या हैव। हमें इनके रूल पता होना चाहिए टेंसेस के सारे, तभी हम इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और देन ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं इस तरीके से कौन सा सेंटेंस बना हुआ है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा एक मिस स्पेल्ट वर्ड है। अब हम देखते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है, डेरोगेटरी, इसकी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, DEROGATORY। इसकी जो स्पेलिंग है ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, जबकि ए यहाँ पर दिया हुआ है। जबकि जो डिसेंडेंट है, डर्मेटिस है और डेसिसेशन है, ये सब स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब हमें इसमें बताना है ट्रांजिटिव वर्ब किस में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नेगेटिव। इसमें से बताना है हमें नेगेटिव कौन सा है। तो हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो या फिर नेवर आ जाता है, जो सीमिंगली दिखते हैं उसमें नो या नेवर आता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो हम देख लेंगे किसमें ऐसा है। तो हमने देखा ही डज नॉट लिसन टू मी, ये क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब आप ये सोचेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें भी तो ऐसे ही आया हुआ है, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम। लेकिन जब आप इसकी हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, सबसे बड़ी बात यही है, सीमिंगली और अनसीमिंगली दो तरीके से होता है। इसमें दिख तो रहा है नो, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि क्या कहा गया है, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम। ये तुम पूरे काम को कुछ ही समय में कर लोगे। इसका मतलब नो टाइम का यहाँ पर कुछ समय से तात्पर्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हमें बताना है कि कौन सा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हमने देखा कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये जो पहला सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बाकी के जो तीनों सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है पढ़ने की,
कुछ चीज़ों को समझने की, टिप्स की, तो वो हमारे चैनल तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।